नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर.ओ. हिंदी का मॉक टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे, जो कि आधारित है पुराने प्रश्नों पर। जितने भी प्रश्न लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में विशेषकर आर.ओ. में पूछे गए हैं, उनको हम इस सीरीज में पूरी प्रामाणिकता के साथ में हल कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग के डिमांड पर डिकोड एग्ज़ाम के द्वारा समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस दोनों की तैयारी के लिए वीडियो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अभी तक हम लोग जो है केवल टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर पाते थे डिस्क्रिप्टिव, अब हमने वीडियो कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जो 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 20 तारीख जो है 20 फरवरी एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। और आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर यानी 9506742546 पर आर.ओ. वीडियो लेक्चर्स लिखकर या वीडियो कोर्स लिखकर भेज दें। कोर्स में 3 कैटेगरी होगी। पहला तो एक कंबाइंड कोर्स होगा जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का पूरा 100% कोर्स सिलेबस कवर किया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, और साथ में प्री के लिए अलग टेस्ट सीरीज और मेंस के लिए अलग टेस्ट सीरीज। दूसरी कैटेगरी केवल आर.ओ. प्रीलिम्स के लिए होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा में। इसमें जीएस और हिंदी के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तीसरी कैटेगरी केवल आर.ओ. मेंस के लिए होगी, यानी आर.ओ. मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें जो है आपको सामान्य अध्ययन का कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल टेस्ट सीरीज में सामान्य अध्ययन कवर होगा, और परंपरागत हिंदी आलेखन के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का वीडियो लेक्चर और पीडीएफ में नोट्स, साथ में जो है आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसका जो है यहाँ पर उन कॉपीज़ को चेक किया जाएगा और उसका आपको फीडबैक दिया जाएगा, जिस तरह से निबंध लेखन, पत्र लेखन इत्यादि में जो है हम कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमने वीडियो लेक्चर्स को भी रखा है और पीडीएफ में नोट्स को भी रखा है। मेंस में ये सभी टॉपिक जो भी सिलेबस के अनुसार है सभी कवर किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपकी कॉपीज चेक की जाएंगी, आपसे पर्सनली फीडबैक जो है दिया जाएगा आपको। इसके अलावा अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। डेमो टेस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। आर.ओ. प्री टेस्ट लिखकर व्हाट्सएप के द्वारा इस नंबर पर भेज दीजिए, आपको रिप्लाई में सारी बात बता दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, यानी ये क्या है, तत्सम और तद्भव के युग्म हैं। कौन सा युग्म इसमें से अशुद्ध है ये हमको बताना है। तो थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न है। अभी आर.ओ. 2016 का जो री एग्ज़ाम मेंस का हुआ है इसमें पूछा गया है ये प्रश्न। तो मैं आपको आयोग का भी उत्तर बताऊंगा, उसके अलावा भी आपको बताऊंगा कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है। तो आयोग ने इसमें उत्तर दिया है सी, उनके हिसाब से केवल ये अशुद्ध है। और आप अच्छे तरह से जानते हैं, आपने सेठ का जो है तत्सम शब्द पढ़ा होगा। सेठ का तत्सम शब्द क्या होता है, श्रेष्ठ ही होता है, ना कि जो है श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से बी गलत है, जो कि बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। अग्निष्ठ या अंगीठा, वैसे तो हमने अंगीठी शब्द पढ़ा है जो कि अग्निष्ठिका जिसका तत्सम होता है, लेकिन अग्निष्ठ शब्द भी गलत नहीं है। ये जो है अंगीठी का ही जो है पुल्लिंग शब्द है, अंगीठा, और अंगीठी जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो इस तरह से ये शब्द जो है सही हो सकता है। तो यहाँ पर जो है बी और सी दोनों ही अशुद्ध होने चाहिए, या केवल बी अशुद्ध हो सकता है लेकिन सी जो है शुद्ध हो सकता है। तो आयोग के द्वारा इसमें सी उत्तर दिया गया है, लेकिन विकल्प बी जो है निश्चित रूप से अशुद्ध है, क्योंकि श्रेष्ठ का जो है क्या होता है, श्रेष्ठी होता है, ना कि श्रेष्ठ मात्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवा, परिवा का तत्सम रूप क्या है? परिवा को परेवा, परवा इत्यादि भी बोलते हैं। तो परिवा का जो है तत्सम रूप इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रतिपदा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमको छांटना है, तत्सम इसमें से कौन सा है? तो इसमें से तत्सम शब्द आप देख सकते हैं। उल्लू क्या है? एक तद्भव शब्द है। उजला एक तद्भव शब्द है। उछा भी एक जो है तद्भव शब्द है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओष्ठ।
ओष्ठ यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। बाकी जो शब्द हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। हमने बात की थी उछाह की। उछाह का जो है तत्सम उल्लास होता है, उजला का उज्ज्वल होता है, और उल्लू का क्या होता है, उलूक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा, यानी इसमें से एक ही युग्म है जो तत्सम तद्भव शब्द के जोड़े में सही लिखा हुआ है। पहला क्या है, खरपट खोपड़ी गलत है, सक्तु सख्त भी गलत है, घोटक घड़ा भी गलत है। सही क्या हो जाएगा, पर्यंक का पलंग। ये जो है तत्सम और तद्भव का जो जोड़ा है ये बिल्कुल सही है। तो विकल्प सी का युग्म तत्सम तद्भव के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। अब सक्तु का क्या होता है, सत्तु होता है। जो है सक्तु इसमें जो है क्या है, तत्सम शब्द है, उसका तद्भव सत्तु हो जाएगा। घोटक जो है तत्सम है, जिसका तद्भव हो जाएगा घोड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, इनमें से हमको एक तद्भव शब्द ढूंढना है, वो कौन सा है। उच्च तत्सम है, एकत्र तत्सम है, वानर भी तत्सम है। तद्भव क्या हो गया, आंसू शब्द जो है एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है। इसके अलावा एकत्र का क्या हो जाएगा, तद्भव इकट्ठा हो जाएगा। वानर का बंदर हो जाएगा। उच्च का क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द हमको देखना है, इसमें से सही कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सहकार, प्रभा, शून्य और मंडली। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, शून्य। शून्य जो है आकाश का एक पर्यायवाची शब्द है। इसके पर्यायवाची प्रायः पूछे जाते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से हो गए, गगन, अंबर, व्योम, नभ, अनंत, ये सभी जो इसके पर्यायवाची हो गए। सहकार जो शब्द था ये आम का पर्यायवाची होता है। प्रभा शब्द जो है चमक का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोना या स्वर्ण। तो इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द इनमें कौन सा दिया हुआ है, ये हमको देखना है। अर्क, माणिक्य, वर्क और कनक में से हमको देखना है। तो बहुत ही आसान है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपने सुना भी होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर जो है कनक का अर्थ क्या है, सोना है। सोना के पर्यायवाची शब्द कनक, हेम, स्वर्ण, कंचन, हिरण्य, जात, रूप इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में जो पखेरु शब्द है ये किसका पर्यायवाची है, यानी ये किसका समानार्थी है। इसका आपको जो है शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पक्षी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। पक्षी को जो है पखेरु भी कहते हैं। और इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे खग, विहग, शकुंत और द्विज। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो बहुत क्लोज आंसर दिए हुए हैं, थोड़ा सा समझ के अगर इसको देखेंगे तो इसमें से सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर ये सभी क्या हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सलिल, सलिल आपने पढ़ा होगा, ये जल का पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि सलिल जल का पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची चंद्र, राकेश, मयंक, विदु, निशापति, कलानिधि, शशांक, रजनीश। और जल के पर्यायवाची वारि, तोय, अम्बु, नीर, सलिल, मेघ, पुष्प और पय। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, तो वो कौन सा शब्द है। यहाँ भी आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी क्लोज आंसर्स दिए हुए हैं, आयोग ने काफ़ी क्लोज विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ पर माता का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। जननी निश्चित रूप से है, अम्बा है, अम्ब भी है, अम्बु, अम्बु किसका होता है, अम्बु जो है जल का पर्यायवाची होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माता के अन्य पर्यायवाची जननु, जननी, प्रसू, माँ, मैया, धात्री, माई, महतारी। और जल के वारि, नीर, अम्बु, तोय, पानी, सलिल, उदक, पय और मेघ पुष्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
इसमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ही शब्द के जो है कई सारे अशुद्ध रूप दिए हुए हैं, इसमें से एक शुद्ध रूप है, उसको हमको चयन करना है। काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी ऑप्शन, देदीप्यमान। कहीं कहीं पर आप ये भी पढ़ा लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है, वो डी ऑप्शन की ही है, देदीप्यमान। इस तरह से ही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पौराणिक होता है, ना कि पौराणिक होता है। अड़ा पर बड़ी की मात्रा का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो पौराणिक जिसमें बड़ी की मात्रा होती है, ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पौराणिक। बाकी सभी जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी यहाँ पर हमको वर्तनी और वाक्यगत त्रुटियाँ सभी को ध्यान रखना होगा। तो जब इस तरह के प्रश्नों को हम हल करते हैं तो सबसे पहले हम वर्तनी की त्रुटियों को ढूंढते हैं, उसके बाद जो है हम वाक्य में अन्य त्रुटियों को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य अगर आप देखेंगे, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अब यहाँ पर जो है गलतियाँ क्या क्या हैं, इसको हम जो है आगे देखते हैं कि किस वाक्य में क्या गलती थी। तो पहले वाक्य पे ध्यान देते हैं, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो जहाँ पर संभव की हम बात करते हैं वहाँ पर सकता नहीं लगाते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? मुझसे यह काम संभव नहीं है। दूसरा वाक्य क्या है? वह बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहता। तो जब बिल्कुल होता है और उसके साथ भी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि बोलने में, आम बोलचाल में ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है, क्योंकि बिल्कुल और भी दोनों का जो अर्थ है वो एक अर्थ है। तो यहाँ पर जो है वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है, इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो यहाँ पर दोनों में अगर हम अंतर कह रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं यही अंतर है, तो केवल शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इन दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से तीनों वाक्य में जो अशुद्धियाँ थी वो आपने देख ली। इसको एक बार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस रूप में जो है शुद्ध लिखा जाएगा। इसको आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है और वह वाक्य कौन सा है, ये हमको देखना है। तो ये भी अभी बहुत रिसेंट पिछले साल के ही पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक बड़ी कन्फ्यूजन आप लोग की पहले से भी मुझे पता है, भूल और भूलें को लेकर। कुछ लोग का कहना है कि भूल का जो है बहुवचन भूले नहीं होता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी प्रमाणिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, जो है भूल का बहुवचन जो है भूले होना चाहिए। ये जो है संत समीर और बाकी कई जगह जो है आप महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनावली में भी देखेंगे तो कई जगह भूले शब्द का प्रयोग हुआ है, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो चलिए प्रश्न पर वापस चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या है ये हम देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अब ऊपर क्या गलती है? लिखने में इसके बावजूद भी हमसे, अब यहाँ पर बावजूद और भी एक साथ प्रयोग किया गया है, यहाँ भी किया गया है, यहाँ भी किया गया है। तो एक तो सबसे बड़ी जो है गलती इसमें यही है। ऊपर से भूले हो जाती है लिखा है, अगर यहाँ पर हैं अंक की बिंदी होती, यानी ये भी बहुवचन है का है कर दिया होता तो बी जो है ठीक हो जाता। तो इसी तरह से ये गलतियाँ हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अशुद्ध वाक्य का इसमें से हमको चयन करना है। यानी 3 वाक्य शुद्ध है, ये निश्चित है, एक वाक्य कोई गलत है। तो गलत वाक्य में जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि कहीं पर वर्तनी की गलती नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो वर्तनी की दृष्टि से जो है यहाँ पर सब कुछ सही है। तो इसमें गलत क्या है? गलत है बी ऑप्शन। देश की वर्तमान मौजूदा, वर्तमान और मौजूदा दोनों ही जो है समानार्थी शब्द हैं, एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए आप एक ही शब्द का एक बार में प्रयोग कर सकते हैं।
वर्तमान और मौजूदा का प्रयोग साथ साथ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है बी ऑप्शन वहाँ पर गलत था। अगला प्रश्न, परंपरा से चली आ रही बात, तो जो परंपरा से चली आ रही बात है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुश्रुति। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो है जिसके पास कुछ ना हो, बहुत आसान है, चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, अक्षम, अज्ञ, अकिंचन या असमर्थ। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अक्षम यानी जो सक्षम नहीं है, अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, अज्ञ मतलब जो कुछ ना जानता हो, इसी से शब्द बनता है क्या, अज्ञानी, जिसको कुछ पता ना हो। असमर्थ जो समर्थ ना हो। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मतलब पसीना, अगर हिंदी में देखेंगे तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला या स्वेद से जन्म लेने वाला, जहाँ भी आखिरी में जा का प्रयोग होता है मतलब जन्म लेना या उत्पन्न होना, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, स्वेदज। स्वेदज मतलब स्वेद से जन्म लेने वाला। इसी तरह से अंडज का मतलब अंडे से जन्म लेने वाला, उभयज उभय से जन्म लेने वाला, और पिंड से जन्म लेने वाला पिंडज। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द स्वेदज है, अंडज जो अंडे से उत्पन्न हो, पिंडज जो पिंड से उत्पन्न हो, उभयज यानी उभय जो दोनों से उत्पन्न हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कुल मिला के अपरिणीत को जो है हम जब विस्तारित करेंगे तो कौन सा वाक्य इसमें से उसके लिए सही बैठता है। तो जिसका विवाह ना हुआ हो वो होता है अपरिणीत। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। और उसके अलावा जिसका विवाह हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है, परिणीत। परिणीत और अपरिणीत आपस में क्या है, विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ है। तो दुर्निवार यानी जिसका निवारण करना कठिन हो, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। जिसे दूर करना या जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए जो है एक शब्द होता है दुर्निवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है। तो उन्मूलन का सही विलोम तभी आप पता लगा सकते हैं जब आपको ये पता हो कि उन्मूलन का सही अर्थ क्या होता है। उन्मूलन का मतलब किसी चीज़ को कहीं से उखाड़ लेना, कहीं से अलग कर देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी इसका विलोम क्या हो जाएगा, रोपण। किसी को रोपना, और ज़्यादातर जो है ये पौधों के लिए प्रयोग होता है, जैसे पौधों को रोपना और पौधों का उन्मूलन कर लेना। बाकी उन्मूलन जो है बहुत अन्य अर्थों में भी प्रयोग होता है। तो उन्मूलन का जो सही विलोम है वो रोपण है। अवरुद्ध का जो है अनवरुद्ध हो जाएगा। निर्माण का सही विलोम विध्वंस हो जाएगा। और समृद्धि का जो है विलोम विनाश हो जाएगा। अगला प्रश्न, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है। तो गगनचुंबी का जो है क्या हो जाएगा, तल स्पर्शी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। गगनचुंबी मतलब जो गगन को चूमता हो, यानी बहुत ऊंची चीज कोई, और तल स्पर्शी जो बिल्कुल धरातल को स्पर्श करती हो। तो तल स्पर्शी जो है इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। अगला शब्द पाश्चात्य, इसका विलोम हमको बताना है। तो पाश्चात्य का मतलब क्या होता है, पश्चिमी, यानी पश्चिम दिशा से संबंधित। तो पाश्चात्य का जो है इसमें ऐसा विलोम हमको देखना पड़ेगा जो पूर्व की ओर इंगित करता हो। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पौरस्त्य। पौरस्त्य जो है पाश्चात्य का विलोम होता है। और पौरस्त्य का जो है सटीक अर्थ क्या होता है, पूर्वी दिशा या पूर्वी देशों से संबंध या उनमें होने वाला। कुल मिलाकर पूर्वी से जो संबंधित हो वो पौरस्त्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है। तो सही युग्म हमको बताना है। तांडव का मांडव गलत है।
मुक्त का विमुक्त, दोनों जो है समानार्थी हैं। विभावना सद्भावना, ये भी जो है सही नहीं है। अनृत मतलब होता है झूठ, यानी जो सत्य ना हो, और इसका उल्टा हो जाएगा ऋत। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी विकल्पों के बारे में भी जान लीजिए। तांडव का विलोम क्या होता है? लास्य होता है। अनृत का ऋत होता है। मुक्त का ग्रस्त होता है। विभावना का पहले अर्थ समझ लीजिए। विभावना का एक सिंपल मीनिंग होता है कल्पना, और जो अलंकार की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है, अगर इन्हें विस्तृत अर्थों में देखें तो बिना किसी कारण के या कारण के अभाव में कार्य की होने वाली जो कल्पना होती है उसको हम विभावना कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति। ये भी जो है एक अलंकार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो चारों युग्म को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा विलोम का युग्म अशुद्ध है। अनंत का ससीम, कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म, या जड़ का चेतन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जड़ चेतन बिल्कुल सही है, अधर्म का धर्म हो जाएगा, कुशल का अकुशल हो जाएगा। अनंत का जो है असीम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में समानार्थी हो जाएंगे। तो ये दोनों जो अनंत और ससीम हैं ये एक जैसा जो है यहाँ पर अर्थ दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनंत जो शब्द है इसका अगर हम विलोम देखेंगे तो सबसे अच्छा विलोम अंत हो जाएगा, और असीम का जो है ससीम हो जाएगा। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ससीम मतलब जो सीमा के साथ है, यानी जिसकी सीमाएं हों, या सीमित भी इसको हम कह सकते हैं ससीम को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण कोई ना कोई विशिष्ट गुण धर्म के बारे में विशेषता प्रकट करता है। तो इनमें से गुणवाचक विशेषण देखें तो कुछ, तीन और पांचवा, ये सब क्या है? ये सब संख्यावाचक या परिमाणवाचक के कुछ ना कुछ प्रकार हैं। उचित शब्द जो है ये गुण के बारे में बताता है, तो उचित एक गुणवाचक विशेषण है। पांचवा क्रमवाचक है, कुछ क्या है? एक अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक है, और तीन क्या है? गणनावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो इसमें से संज्ञा से जो विशेषण नहीं बना है वो है सुंदर। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सुंदर शब्द जो है ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान जो है श्री संज्ञा शब्द और मान प्रत्यय से बना है। दानी विशेषण दान संज्ञा से और उसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया गया है। चमकीला जो विशेषण शब्द है ये चमक संज्ञा शब्द और उसमें ईला प्रत्यय लग गया है। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि किसमें कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा, उत्तमावस्था और गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें उत्तमावस्था जो है विशेषण कौन सा है? सबसे। तो ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो गया। विकल्प ए जो था उसमें प्रस्तुत वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है। परमानंद क्या है? विशेष्य है। और सबसे होशियार जो है विशेषण कौन सा है? उत्तमावस्था भी है और वो उत्तमावस्था में गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, सौर जो शब्द है इसका मूल शब्द क्या है? तो सौर जो है किस मूल शब्द से बना हुआ विशेषण है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, सूर्य का जो है ये विशेषण शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आग्नेय शब्द, जो कि अग्नि जो है विशेष्य है, या अग्नि का जो है तद्भव क्या होता है? आग होता है। तो इसका जो है विशेषण हो जाएगा आग्नेय। अग्नि या आग जो है मूल शब्द है और इसका विशेषण आग्नेय हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस सेगमेंट में 30 प्रश्नों को जो कि प्रीवियस ईयर के हैं आरओ को उसको सॉल्व किया। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।